गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आपको हम आज जो है बिलियन चैप्टर का कुछ पार्ट रह गया था। जो बच्चे जो है एग्जाम अभी चल रहा है 17 मार्च को, तो यहाँ पे आपको जो है हम YouTube के माध्यम से हम पढ़ा देंगे आपको। ऐसे हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर भी जो बच्चे लोग को छूट गया है तो YouTube पे जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो 17 मार्च के नाम से रहेगा, तो आपका जो क्लास कंटिन्यू छूटे ना, इसी कारण से हम YouTube पर पढ़ा दे रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा आपका सॉल्यूशन में आपको हम आज पढ़ाएंगे हेनरी का नियम। जो एक 13 मार्च को वीडियो गया था उसमें था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आप दोनों वीडियो को जाके देख लीजिएगा और कॉपी में नोट करके आइएगा। जब भी आइएगा तो कॉपी में लिख के जरूर आइएगा ताकि आपका कंटिन्यू फिर बना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम। कौन सा नियम? हेनरी का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है। कहता है स्थिर ताप पर किसी बिलियन में उपस्थित 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 गैसीय विलय की मात्रा गैसीय विलय की मात्रा गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, स्थिर ताप टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बिलियन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा, जो गैस है उसकी मात्रा, विलय की मात्रा। तो मान लो यहाँ पर हमने गैसीय विलय की मात्रा को m से डिनोट किया है, तो m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दाब है, तो ये P के समानुपाती हो गया। जहां टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, स्थिर होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, मतलब m जो है समानुपाती है P का। तो यहां पर लिख सकते हैं जब समानुपाती हटता है तो कोई स्थिरांक लगता है, तो m और यहां पर K और H इनटू में P। अब यहां पर बात किया जाए कि KH है क्या और P क्या है, जहां m KH और P क्या क्या है। m जो है बाबू आपको, m जो है गैसीय विलय की मात्रा, गैसीय विलय की मात्रा। KH क्या है? तो हेनरी स्थिरांक है।
ठीक है, और पी क्या है, आरोपित दाब है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि m जो है समानुपाती है किसका, p का। m जो है समानुपाती है किसका, p का। और p जो है यहाँ पर क्या है, दाब है। और m क्या है, आरोपित जो है विलेय की मात्रा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो p है, p समानुपाती होता है m का। p जो है समानुपाती किसका है, m का। यदि दाब बढ़ाएंगे तो विलेय की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दाब बढ़ाने पर विलेय की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है जी। चलिए अब नीचे यदि बात किया जाए, इसके बाद नीचे अगर बात कर ले तो थोड़ा सा और देखना है। तो नीचे क्या होता है, आरोपित दाब। अब इसका एक ग्राफ आता है। अब इसका क्या आता है, ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होता है, यदि विलयन में आरोपित, यदि विलेय की मात्रा और विलयन में आरोपित दाब के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। वो कैसे होता है ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है यदि दाब और विलयन की मात्रा जो है एक दूसरे के समानुपाती हो रहा है। अब समानुपाती हो रहा होगा तो ये बढ़ेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन में हम लोग देखते हैं क्या, मान लीजिए इसका हम ग्राफ एक खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। इस तरीके का एक ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। अब देखिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर जो यम था और यहां पर क्या था, पी था। यदि पी बढ़ेगा तो एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। पी बढ़ेगा तो एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो है धीरे धीरे करके इस तरीके से ड्रॉ होता है और ये बढ़ते हुए चला जाता है इससे। तो ये इस ग्राफ को बोलते हैं रेखीय ग्राफ। रेखीय ग्राफ, ठीक है जी। इस ग्राफ का क्या नाम है, रेखीय ग्राफ। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो ये हेनरी के नियम का ग्राफ था। अब हेनरी के नियम का कुछ अनुप्रयोग आता है, एप्लीकेशन आता है। हेनरी के नियम की एप्लीकेशन आता है, सीमाएं आती है। तो सीमाएं को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। चलिए, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं।
लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट में है यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। यह आदर्श गैस के लिए लागू होता, आपने पढ़ा होगा पीवी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण है। आपने क्या पढ़ा है? पीवी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण है। यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक है जी। यह उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो गैस विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती है। यह उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है, यह उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको ऐसे लिखो, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, HCl, NH3 और आपका SO2, SO3। इसको याद करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूं। ये आपका हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वर्ग है, क्योंकि हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो क्लोरीन, फिर कल बाहर आएगी आंटी, तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो यहां पर इसको हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। और यहां पर ये सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। ऐसे याद रखो, सल्फर के ऑक्साइड जितना भी रहेगा वो जो है उन गैसों पर लागू नहीं होता है, या उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इन गैसों पर लागू नहीं होता। बाकी HCl और NH3 आप पहले से, ये भी एक गैस है और ये विलायक के ये भी एक क्या है? गैस है। तो इन सभी पर जो है हेनरी के नियम का पालन नहीं करता है या लागू नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा अगर बात किया जाए, यह नियम यह नियम उच्च ताप एवं दाब और निम्न ताप एवं दाब पर लागू नहीं होता है। इस नियम को पालन करने के लिए ना तो ज्यादा मात्रा में तापमान चाहिए, न ज्यादा मात्रा में दाब चाहिए,
ना कम मात्रा में तापमान चाहिए, ना कम मात्रा में दाब चाहिए। ये दोनों कंडीशन तो होना चाहिए क्या, तो ये समान मात्रा पर लागू होता है, ये समान। अच्छा, इस नियम को पालन करने के लिए जो है ताप एवं दाब समान होना चाहिए। इस नियम को पालन करने के लिए ताप एवं दाब समान होना चाहिए। ताप एवं दाब ना तो ज्यादा ना तो कम होना चाहिए, ना तो ज्यादा और ना ही कम, और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़ जाए, चलो जल्दी से उतारो इसे। अब देखिए अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, सॉरी हेनरी के नियम का उपयोग। हेनरी के नियम का उपयोग, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी के नियम का उपयोग। ठीक है जी, हेनरी के नियम का उपयोग। हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी के नियम का उपयोग। ठीक है जी, हेनरी के नियम का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हेनरी का नियम का उपयोग क्या है। हेनरी के नियम का उपयोग में सबसे पहले देखेंगे क्या कि सोडा वाटर में तथा कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को स्थिर करने में किया जाता है। सोडा वाटर एवं कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर CO2 गैस भर दिया जाता है। ठीक है जी, देखो बाबू, आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जैसे पीते हैं तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक में इतना दूर कोल्ड ड्रिंक होता है और इधर ये एरिया खाली होता है, तो इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ताकि इस गैस यहाँ पर इसलिए गैस इसको भर दिया जाता है ताकि ये बाहर के वातावरण से रिएक्शन ना करे। तो रिएक्शन जैसी अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये जो अंदर का कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होगा। तो खराब होने से बचाने के लिए इसको उच्च दाब पर या ताप पर जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस भर दिया जाता है ताकि ये बाहर वाले पार्ट से रिएक्शन ना करे। ठीक है जी, तो ये पहला पॉइंट था, क्या था कि सोडा वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर क्या कौन सा गैस भर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मेरा, सेकेंड पॉइंट क्या है वो देखिएगा, समुद्री गोताखोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। समुद्री गोताखोरी, समुद्री गोताखोरी, अब ये समुद्री गोताखोरी क्या है, जो समुद्र में लोग डुबकी लगाते हैं तो जब लगाने के पश्चात देखते हैं ना अपने सिलेंडर पीठ पर,
पीठ पर एक बड़ा सा सिलेंडर और मुंह में मास्क लगाकर उसके बाद समुद्र में उतरते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक वो तैर सके पानी में या पानी के अंदर लंबे समय तक रह सके। एक बात की है, प्रधानमंत्री भी पानी के अंदर जो है अभी हाल फिलहाल में सिलेंडर लगा के अंदर में पूजा पाठ करवा रहे थे पानी के अंदर बैठ के, हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर समुद्री गोताखोरी में ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर में समुद्री गोताखोरी में ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। जो गोताखोरी करते हैं तो अपने पीठ पर वो हीलियम का सिलेंडर भरा होता है, उसमें हीलियम गैस भरा होता है, तो हीलियम जो है अपने साथ लेके जाते हैं, पानी में उतरते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का दाब घट जाता है तो हीलियम के कारण O2 का आंशिक दाब बढ़ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन का दाब घट जाता है, जिससे हीलियम पुनः दाब को बढ़ा देता है। इसलिए गोताखोरी को कोई परेशानी नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं होता है। क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, उसको लिखिएगा। एक लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखना है? श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन गैस रक्त में मिलकर उच्च दाब पर कोशिकाओं तक पहुंचती है। श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन गैस फेफड़ों द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन गैस श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन गैस रक्त में मिलकर उच्च दाब पर
रक्त में मिलकर उच्च दाब, रक्त में मिलकर उच्च दाब रक्त में मिलकर उच्च दाब पर कोशिकाओं तक पहुंचता है। उच्च दाब पर कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं तक पहुंचता है। देखिए बच्चे, श्वसन, जब सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ा के द्वारा जो माने अवशोषित ऑक्सीजन है, हम लोग सांस लिए तो जो फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया, तो ऑक्सीजन जो है गैस रक्त में, जो ऑक्सीजन गैस है जो ब्लड में मिलकर उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। सभी पार्ट में पहुंच जाता है ब्लड, समझेंगे ना। तो ऑक्सीजन जैसे लिए फेफड़ों के द्वारा उच्च दाब दिया, और दाब जो है हाई प्रेशर पर पूरे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू कर दिया। तो ये था आपका आज का सेशन हेनरी का नियम। तो आज का हेनरी का नियम पूरा कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। कल का शायद ये बिलियन चैप्टर लास्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको बिलियन पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं है। ठीक है, थैंक यू।